हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 7वां पाठ महत्व मापन देख रहे हैं। इस पाठ से संबंधित ऑलरेडी 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग इस चौथे भाग में प्रश्न संख्या 7.1 का 6वां प्रश्न देख रहे हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, आपको इसमें एक सुधार भी करना है कि किताब में यहाँ पे एक त्रुटि है कि दो आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पे एक शंक्वाकार बर्तन है जिसको जग कहा गया है और एक बेलनाकार बर्तन है। इस बर्तन में अगर पानी भरा जाए तो प्रश्न है कि कितनी बार पानी भरने से ये बर्तन भर जाएगा। तो किताब में ये वर्ड मिसिंग है, उसमें आपको सुधार कर लेना है। जानकारी के अनुसार ये जो शंक्वाकार पात्र है इसकी जो ऊंचाई है और ये बेलनाकार जो पात्र है इसकी ऊंचाई सेम है। फर्क क्या है, इसकी त्रिज्या 3.5 है और इसके आधार की त्रिज्या 7 है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि शंक्वाकार पात्र के लिए, जिसको कि जग शब्द इस्तेमाल किया गया, इसलिए पात्र की बजाय हम भी जग ही इस्तेमाल करेंगे। शंक्वाकार जग के लिए अगर हम उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर माने तो जानकारी दिया है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई, जिसको कि लंब ऊंचाई भी कहते हैं, तो उसको मैं स्मॉल एच मान रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। और इस पात्र से इस बर्तन में हमें पानी भरना है। तो बेलनाकार बर्तन के लिए याद रखिए, बेलनाकार बर्तन को ही लंब वृत्ताकार बेलनाकार बर्तन भी कह सकते हैं क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार है। इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान रहा हूं। आप चाहो तो इसको R1 इसको R2 मान सकते हो। फिलहाल मैं इसको स्मॉल आर इसको कैपिटल आर मान रहा हूं, जो कि 7 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी ऊंचाई, हालांकि दोनों ऊंचाई सेम है लेकिन फिर भी फर्क दिखाने के लिए इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच मान रहा हूँ, जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब हमको ये सोचना है कि इससे इसको कितनी बार भरें कि पूरा भर जाएगा। तो उसके पीछे आपको ये समझना है कि इसके अंदर कितनी जगह है और इसके अंदर कितनी जगह है, उस पर विचार करना होगा। मतलब इसके घनफल और इसके घनफल पर विचार करना होगा कि कितना जग पानी भर सकते हैं। मतलब भरे जा सकने वाले जग भरे जा सकने वाले जग की संख्या। जैसे रूम में लादी बैठाना हो तो हम लोग क्या सोचते हैं, पूरा रूम का क्षेत्रफल क्या है बटे एक लादी कितना जगह लेगा। या जैसे आपको 100 रुपया है, उसमें 10-10 रुपये वाला पेन खरीदना है तो आप सोचते हो पूरा रुपया कितना है हमारे पास बटे एक पेन के लिए कितना रुपया लगेगा। सेम वही लॉजिक यहाँ इस्तेमाल करना है कि पूरा जो बड़ा बर्तन है उसका घनफल क्या है बटे एक छोटा बर्तन से जो उसमें पानी डालना है उसका घनफल क्या है। मतलब बेलनाकार पात्र का घनफल बर्तन का घनफल, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही आपको समझ में आना चाहिए, बटे जग का घनफल जो कि शंक्वाकार है। अब बेलनाकार पात्र जो है उसका घनफल के लिए आपको इस आकृति पर विचार करना होगा कि इसके लिए सूत्र क्या होगा। इसके लिए सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखिएगा आर और एच हमने कैपिटल में लिखा है, बटे जग का घनफल, जग शंक्वाकार है तो शंक्वाकार पात्र के लिए फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई, वापस से आर स्क्वायर एच, लेकिन आर और एच स्मॉल लेटर में लिखना है। अब आप ध्यान दोगे कि पाई पाई से तो आसानी से काट सकते हैं, तो ये इससे कट जाएगा और इस कैपिटल आर की जगह पर हम 7 लिख सकते हैं। मतलब 7 × 7, एच के स्थान पर 10 बटे 1/3 गुणे स्मॉल आर के बदले में 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10।
ध्यान दीजिए पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाई पाई से कट गया है। अब यहाँ पर भी नोटिस करेंगे कि 10 को हम 10 से काट सकते हैं आसानी से, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अगर बटे में दशमलव है तो उस दशमलव को निकालना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए सीधा सरल सिद्धांत है कि नीचे अगर एक अंक के पहले दशमलव है तो उसको निकालने के लिए हम 10 का गुणा, लेकिन 2 बार है इसलिए हम 2 बार 10 का गुणा कर देते हैं। लेकिन नियम यह है कि अगर नीचे आप 2 बार 10 का गुणा कर रहे हो, ऊपर भी 2 बार 10 का गुणा करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान देना है, तो ऊपर क्या बचा, 7 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 10, और ये जो बटे 3 है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/3 भागे 1/3 है, तो गुणे करेंगे तो 3/1, मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा। और बटे में ये जो दशमलव है, अब चूंकि 10 से गुणा हो रहा है तो यहाँ 35 हो गया, और यहाँ पे भी ये दशमलव है 10 का गुणा हो रहा है तो ये भी 35 हो गया। अब इसको काटना है, जैसे 7 से इसको काट सकते हो, 7 एकम 7, 7 पचे 35, वापस से 7 एकम 7, 7 पचे 35। 5 से इसको काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप अपनी सुविधा से अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे केवल 1 बच रहा है और ऊपर 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 3 यानी 12। तो जग की संख्या जो पूछा गया है, कितना जग पानी भर सकते हो, तो जग की संख्या आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 12। याद रखिए इसकी कोई इकाई नहीं लिखना है क्योंकि कितना जग पानी भर रहे हो वो पूछा गया है। और ऐसे भी आप सोचोगे घनफल बटे घनफल, तो घन सेंटीमीटर बटे घन सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई इकाई नहीं होगा। यहाँ पर इस तीसरे 7वें प्रश्न पर अगर विचार किया जाए तो आपको जानकारी कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक पात्र है या एक बर्तन या एक खिलौना है जिसमें 2 हिस्से हैं, एक नीचे का हिस्सा लंबवृत्ताकार बेलन है और ऊपर का हिस्सा शंक्वाकार है, और इस बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई 3 दिया गया है, जिसको कि मैं h1 भी मान सकता हूं, जो कि 3 दिया गया है। और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है, याद रखिए आधार की त्रिज्या नहीं दिया है बल्कि आधार का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, और पूरे आकृति का घनफल दिया गया है, मतलब इस पूरे आकृति में जगह कितना है वो हमको दिया गया है। तो हमें इस पूरे आकृति की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इस पूरी आकृति की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अब इसमें भी देखो 2 हिस्सा है, एक तो पूरी आकृति की अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो उसके लिए ये ऊंचाई मतलब बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई प्लस ये वाली ऊंचाई, जिसको कि मैं h2 मान लेता हूँ। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें इस पूरी आकृति की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। अब जानकारी जो दिया है, हमें घनफल दिया है, घनफल के बारे में आइडिया दिया है, तो हम घनफल की मदद से पूरे आकृति की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि माना शंक्वाकार भाग के लिए अगर 2 अलग अलग आकृतियां हैं तो मानने वाली बात बहुत विशेष ध्यान देना है। त्रिज्या अगर मैं r1 मान लूं और ऊंचाई त्रिज्या इसको मैं h2 मान लेता हूं, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैं h1 मान ले रहा हूं। तो अब त्रिज्या भी r1, तो लॉजिकली थोड़ा सा सही दिखाई देता है कि ऊंचाई मैं h1 मान रहा हूं। और बेलनाकार भाग के लिए अगर विचार किया जाए तो उसकी त्रिज्या मैं r2 मान लेता हूं और उसकी ऊंचाई h2 मान लेता हूं, जो कि दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और एक विशेष बात यह है कि दोनों का आधार समान है, मतलब दोनों की त्रिज्या भी समान हो जाएगी, मतलब r1 बराबर होगा r2, और उसको मैं इन जनरल r मान लेता हूं कि r1 r2 के बराबर, जिसको r मान लिया गया। अब मुद्दे की बात यह है कि संपूर्ण घनाकृति
का घनफल बराबर क्या होगा, इस बेलनाकार पात्र का घनफल प्लस इस शंक्वाकार पात्र का घनफल, या पहले शंक्वाकार लिखो फिर बेलनाकार, कि बेलन का घनफल प्लस शंकु का घनफल। अब यहां पे ध्यान नहीं देना है कि संपूर्ण आकृति का घनफल आपको दिया है, मतलब इसकी जगह पे हम 500 लिख सकते हैं। बेलनाकार आकृति का घनफल के लिए फार्मूला क्या होगा, बेलन का घनफल पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमने R2 और H2 माना है, यहाँ R2 H2 प्लस शंक्वाकार भाग का घनफल के लिए फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंक्वाकार भाग के लिए हमने त्रिज्या R1 लिया है और ऊंचाई H1। अब इसको आगे किस तरह से हल करते हैं, अगर आप देखोगे तो पाई R2 की जगह हम R लिख सकते हैं क्योंकि R1 और R2 बराबर है, H2 प्लस, और इनफैक्ट H2 का मान भी लिखा जा सकता है, H2 का मान 3 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये 1/3 पाई R1 की जगह भी R लिख सकते हैं, और H1 हमको ज्ञात करना है, क्योंकि जब H1 ज्ञात हो जाएगा तो H1 और H2 जोड़ने से हमें संपूर्ण आकृति की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान देना है, ये पाई आर स्क्वायर, देखो ये आधार का क्षेत्रफल दिया है 100, और यही पाई आर स्क्वायर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। मतलब ये कि 500 तो ऐसे ही लिखा, पाई आर स्क्वायर की जगह सीधे हम 100 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर के बदले में हम सीधे 100 लिख सकते हैं, त्रिज्या अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। और अगेन यहाँ पे भी वही स्थिति बन रही है, पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पर भी 100 लिखा जा सकता है, और ये H1 हमको ज्ञात करना था। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि ये 3 से 3 नहीं काट देना, क्योंकि यहाँ पे धन का चिन्ह है, नहीं तो जल्दी जल्दी में पता चला ये 3 से 3 कट गया। अब आपको क्या मिला, 500 बराबर 100 गुणे 3 300 धन 1/3 गुणे 100 गुणे H1। अब इस 300 को हम इस तरफ ला सकते हैं कि 500 ऋण 300 बराबर 1/3 सॉरी, यहाँ पर गुणे 100 गुणे H1, तो यहाँ पे तो 200 हो जाएगा, और इस 3 को इस तरफ लाएंगे तो गुणे में आ जाएगा, और 100 को इस तरफ लाएंगे तो बटे में। यहाँ से क्या बचेगा, H1। ध्यान दीजिए, 500 में से 300 घटाए 200, ये 3 इस तरफ बटे में था, यहाँ गुणे में, और 100 यहाँ गुणे में था तो यहाँ बटे में, तो 2 0 से कट गया, तो 3 दूनी 6 बराबर H1। इस तरह से हमें H1 का मान प्राप्त हो गया। अब यहीं पे नहीं रुकना है, ध्यान रखिए, आपको प्रश्न पूछा गया संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई, तो संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई क्या होगा कि ये ऊंचाई प्लस ये ऊंचाई, तो इसलिए आपको उत्तर लिखना है कि संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई बराबर H1 प्लस H2, मतलब H1 का मान अभी हमको प्राप्त हुआ 6, H2 का मान जानकारी में 3 था, बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से संपूर्ण आकृति की ऊंचाई हमें प्राप्त होता है 9 सेंटीमीटर। यहाँ एक बात और गौर करना है आपको कि किताब में आंसर में गलत दिया गया है, 5 उत्तर दिया है, जबकि उत्तर आएगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ इस प्रश्न नंबर 8 में आपको एक इस प्रकार का खिलौना दिख रहा है। ये 3 अलग अलग प्रकार के आकृतियों से बना हुआ है। इसका ये हिस्सा अर्धगोला है, अर्धगोलाकार है, इसका ये हिस्सा वृत्ताकार बेलन है, और इसका ये हिस्सा जो है शंक्वाकार है। यहाँ पे 3 अलग अलग हिस्से हैं, अर्धगोलाकार हिस्सा, वृत्ताकार बेलन और शंक्वाकार। इन तीनों हिस्से से बने इस पूरे खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। याद रखिए, संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है।
और आकृति में जो जानकारी दिया है वो इस तरह से दिया गया है। इस शंक्वाकार हिस्से के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो कि लंब ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और इस बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो इस पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे अलग अलग आकृतियों के लिए मानने की प्रक्रिया करते हैं कि तीनों आकृतियों की अगर बात किया जाए तो तीनों आकृतियों की त्रिज्या सेम है। तो तीनों आकृतियों के लिए हम कह सकते हैं कि त्रिज्या r मान लिया जाए और r बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये जो हिस्सा है शंक्वाकार भाग के लिए ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। इसकी ऊंचाई को अगर हम h1 मान लें तो दिया है 4 सेंटीमीटर। अब इस भाग की ऊंचाई हमको मालूम है, इसकी तिरछी ऊंचाई की भी जरूरत पड़ सकती है, वो ध्यान रखना है। तो तिरछी ऊंचाई हम इसका, जैसे कि हमेशा का स्टैंडर्ड संकेत है कि तिरछी ऊंचाई को हम यल मान लेते हैं, जो कि हमें नहीं मालूम है, पूछा नहीं गया है लेकिन जरूरत पड़ेगा। और बेलनाकार भाग पर विचार किया जाए कि बेलनाकार भाग के लिए अगर विचार किया जाए तो त्रिज्या तो सबके लिए r माना गया है, लेकिन उसकी ऊंचाई पर विचार करना होगा कि इसकी ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं और क्लियर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। अब अर्धगोलाकार भाग के लिए केवल त्रिज्या ही होता है, जिसको कि हमने r मान लिया है। अब समझना है कि हमें संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो अक्सर गलती क्या होती है, संपूर्ण पृष्ठफल मतलब आप सोचते हो इसका संपूर्ण पृष्ठफल प्लस इसका संपूर्ण पृष्ठफल प्लस इसका संपूर्ण पृष्ठफल, जो कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण शब्द तो है लेकिन वो फार्मूला संपूर्ण वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठफल मतलब ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है उस सतह का क्षेत्रफल। तो उस सतह का मतलब इस अर्धगोला की इस सतह का, ये सतह इसका वक्र पृष्ठफल कहलाएगा, न कि संपूर्ण पृष्ठफल। और इस बेलनाकार में बाहर का सतह मतलब फिर से केवल वक्र सतह आएगा, अंदर का सतह नहीं आएगा। इस शंक्वाकार हिस्से में भी केवल ये बाहर का सतह जो कि वक्राकार है, मतलब केवल वक्र सतह आएगा। मतलब भले प्रश्न पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठफल, लेकिन उस खिलौने का पूछ रहा है, तो उसके लिए इन तीनों अलग अलग आकृतियों का हमें वक्र पृष्ठफल पर विचार करना होगा। और वक्र पृष्ठफल पर विचार करते समय एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि इसका वक्र पृष्ठफल के लिए हमें तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें यहाँ नहीं दिया गया है। तो पहले हम यल ज्ञात करेंगे। यल कैसे ज्ञात करेंगे? शंक्वाकार भाग के लिए अगर विचार किया जाए, शंकु में यल का वर्ग बराबर होता है r का वर्ग धन h का वर्ग, जो कि यहाँ h की जगह पे हम h1 ले रहे हैं। तो यल का वर्ग बराबर r 3 दिया गया है और h जो है 4 दिया गया है। यल का वर्ग बराबर 9 धन 16, यल का वर्ग बराबर 25, तो इसलिए यल का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये एक छिपी हुई बात है जो कि यहाँ पे दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, लेकिन जो पूछा है उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये समझना है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल कैसे ज्ञात करें। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल, याद रखिए, फिर से कह रहा हूं, भले संपूर्ण पूछा है लेकिन आकृति पे नजर डालेंगे तो हमें वक्राकार हिस्से पर विचार करना होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल। यहाँ पे पृष्ठफल पूरा मैं नहीं लिखा हूं, सांकेतिक रूप में लिख दिया हूं। अब ये सोचना है कि वक्र पृष्ठफल के लिए फार्मूला क्या होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल के लिए फार्मूला क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। r का संकेत सबके लिए r ही लिया गया है, इसलिए r1 r2 r3 का लफड़ा नहीं करना है।
बेलन का वक्र पृष्ठफल 2πr h, लेकिन बेलन के लिए हमने h को h2 लिया है। ये हमेशा सावधानी रखना है संकेत के बारे में। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठफल πr l, तो यहाँ r तो r ही रहेगा और l हमने l ही लिया है, इसलिए उसमें 1-2 वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सवाल को हल करने का टेक्निक देखो, या तो आप ये सब अलग अलग वक्र पृष्ठफल निकाल के सबको जोड़ दो, पर उसमें बड़ा टाइम जाएगा। बजाय उसके इस तरह से करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि इसमें कई चीज़ें आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं। जैसे पाई सब जगह कॉमन है, उसके अलावा एक बार r इधर है, एक बार r इधर है, एक बार r इधर है, मतलब पाई r को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से याद रखिए 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमने पाई r कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा 2r, यहाँ से क्या बचेगा 2h2, और यहाँ से क्या बचेगा l। अब पाई तो मैं फिलहाल पाई ही लिख रहा हूँ, आप मान रख सकते हो r की जगह पर 3, फिर से 2 गुणे 3 धन 2 गुणे h2, h2 का मान 40 धन l की जगह पर 5। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया पाई गुणे 3। अब यहाँ पे याद रखिए पहले गुणे की प्रक्रिया होगा, मतलब 2 तिहाई 6, 40 दूनी 80 धन 5। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है पाई गुणे 3 गुणे इन तीनों को जोड़ोगे 80 6 86 और 86 और 5 91। अब इसके बाद देखो 2 तरीके से आगे बढ़ सकते हो। एक तो ये कि 91 का 3 में गुणा, 3 1 कम 3, 3 9 27, और ये पाई ऐसे ही रहने दिए। और पृष्ठफल है तो उसका इकाई क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर में आपको इसी तरीके से दिया गया है। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, या यहाँ पे पाई का मान रखो। देखो ये वाला हिस्सा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले हिस्से को मैं या करके यहाँ कैसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, पर एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, नेचुरल तरीका ये होता है कि हम पाई का मान रखते हैं। पाई का मान अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा 22/7 गुणे 3 गुणे 91। ये केवल मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर में ऐसा दिया है, पर रियल में हम जब करते हैं सवाल तो हम ऐसे ही करने वाले हैं कि पाई की जगह 22/7, तो 7 से 91 कट गया, 7 1 कम 7, 2 21, 7 3 21। अब यहाँ पे इन तीनों का गुणा करना है। जैसे आप 22 3 66, 66 का 13 में गुणा करोगे तो 13 6 78, फिर 13 6 78 और 7 85, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो याद रखिए ये जो 2 स्टेप मैं किया हूँ उसमें इस स्टेप के बाद या तो डायरेक्ट इस तरह से आंसर लिखो, या पाई की जगह पे 22/7 लिखो और इस तरह से गुणा करके 858 वर्ग सेंटीमीटर इस तरह से कर सकते हो। तो बच्चों आज हम लोग इस तरह से इस प्रश्न संख्या 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7वां और 8वां देखे। आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। इस प्रश्न संग्रह का बचा हुआ जो 4 सवाल है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।